हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कम्बोसर पर। आज हम फिर से आपके सामने एक बार दोबारा हाजिर हैं, आपके बोर्ड की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। पिछली वीडियो में हमने देखा रसायन विज्ञान का पाठ 1 और हमने बात करी थी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उन पे आने वाले प्रश्नों की, जैसे कि विलयन, विलयन के प्रकार, घटक, सांद्रता इकाइयों पर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इससे आगे के प्रश्नों की और उन पे और उनके टॉपिक्स की। ठीक है? अगर किसी भी विद्यार्थी को अपने बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों की पीडीएफ वो परचेज कर सकता है। और इस पर वीडियो को परचेज करने के लिए आप इस सामने दिखाए जा रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था, बहुत खास तौर पे बोर्ड के छात्रों के लिए बनाई गई है, जिससे वे अपने बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। वाष्पदाब क्या होता है? तो बच्चों, वाष्पदाब क्या होता है या फिर वेपर प्रेशर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन कभी बोर्ड में डायरेक्टली पूछा नहीं गया है आपसे। इसको मैं हल्के से समझाते हुए आपको इसकी परिभाषा की सीधे बात करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी द्रव को किसी बंद पात्र में लेते हैं, तो समय के साथ-साथ उस पात्र में वाष्प बनने लगती है। वह द्रव धीरे-धीरे भाप में बदलने लगता है। और फिर उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है कि वह वाष्प उस द्रव पर और उस पात्र की दीवारों पर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। यहाँ ध्यान रखने लायक बात ये भी है कि द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना लगातार चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस तरह सर यहाँ पर एक प्रक्रिया हो रही है जो कि गतिशील है, और ये प्रक्रिया होते-होते इन दोनों वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था के मध्य में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। मतलब कि अब और अधिक वाष्प और दाब आपस में चेंज होती रहेगी। ठीक है? और इस साम्यावस्था को हम कहते हैं गतिशील साम्यावस्था। तो बच्चों, इसी गतिशील साम्यावस्था पर ये वाष्प द्रव पर जितना भी दबाव लगाती है, दाब लगाती है, उसे कहा जाता है वाष्प दाब। गतिशील साम्यावस्था पर, साम्य पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। ये प्रश्न चूंकि पूछा नहीं जाता है बोर्ड में बहुत ज्यादा, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम जंप करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है तापमान और अवाष्पशील घटक की उपस्थिति का वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों, इसका आंसर बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। यदि आप तापमान को बढ़ाते हैं, तो वाष्प दाब में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। और यदि कोई अवाष्पशील घटक, अवाष्पशील घटक का मतलब होता है कोई ऐसा घटक जो कि भाप नहीं बनाता। अगर आप किसी अवाष्पशील घटक को विलयन में डालेंगे, तो वाष्प दाब स्वयं ही कम हो जाएगा। ठीक है? अब हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमेशा 2 नंबर में और कभी-कभी 1 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। राउल्ट का नियम लिखिए तथा इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। याद रखें, राउल्ट का नियम 2 तरह से होता है। एक, जब आप किसी द्रव को द्रव में मिला दें, या मैं कहूं किसी वाष्पशील घटक को वाष्पशील घटक में ही मिलाया जाए। और दूसरा, जब किसी अवाष्पशील घटक को वाष्पशील घटक में मिलाया जाए। तो हमें इस प्रकार की ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमसे केवल यही एक प्रकार पूछा जाता है। ठीक है? तो हम इसी प्रकार की बात करते हैं। तो मैं आपको सीधे ही राउल्ट का नियम बताता हूं। निश्चित तापमान पर
निश्चित तापमान का मतलब है जब आप तापमान को चेंज नहीं कर रहे हैं। निश्चित तापमान पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। यह आपका पूरा नियम है। अब बच्चों, इसी नियम की व्युत्पत्ति पूछी जाती है या कभी कभी ये पूछ लेते हैं इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। दोनों ही बातें लगभग सेम ही हैं। अब इसको हम आपके सामने इसका व्यंजक स्थापित करके दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा राउल का नियम ये कहता है कि निश्चित तापमान पर यदि आप तापमान को चेंज नहीं कर रहे हैं, तापमान को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो किसी विलयन के अंदर अगर आपने वाष्पशील घटक मिलाया है, और यह भी हो सकता है कि आप उस विलयन के अंदर अवाष्पशील घटक मिला रहे हो, तो ज़्यादातर हमारे जब हम बात करेंगे तो हम वाष्पशील घटक युक्त विलयन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अवाष्पशील घटक युक्त विलयन की। क्योंकि राउल का नियम भी केवल तभी लागू होता है जब अवाष्पशील घटक युक्त विलयन की बात करी जाती है। ये इसकी एक सीमा भी है। तो हम दोबारा बात करते हैं। अब अवाष्पशील घटक युक्त में जब भी कहता हूँ, तो अवाष्पशील घटक में हम चीनी, सुक्रोज, ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक अम्ल या और भी सोडियम कार्बोनेट और बहुत से एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारी बोर्ड के अंदर ये फिलहाल इतने ही विलेय पदार्थों की बात की जाती है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि राउल का नियम क्या है। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित निश्चित तापमान पर वाष्पशील घटक, याद रखिए वाष्पशील घटक, क्यों? क्योंकि अवाष्पशील घटक का वाष्पताप हो ही नहीं सकता। वाष्पशील घटक का आंशिक, याद रखिए, हम संपूर्ण या पूर्ण वाष्प दाब की बात नहीं करते, हम बात करते हैं आंशिक वाष्प दाब की। आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश के समानुपाती होता है। बच्चों, मुझे बहुत कम समय में आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ लिखने में भी कंजूसी कर रहा हूँ। इसको अगर हम गणितीय रूप, मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी ए प्रोपोर्शनल जाई ए, जहां पर पी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब तथा जाई ए घटक ए का मूल अंश है। ठीक है। अब हमें इस गणितीय रूप का प्रयोग करते हुए इसके लिए इसकी व्युत्पत्ति करनी है और इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है, जो कि हम करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है राउल्ट का वासुदाब का अवनमन नियम लिखिए या अवनमन नियमकीय का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो बच्चों, इस बात को आप याद रखें, राउल्ट का वासुदाब का अवनमन नियम कुछ और नहीं होता बल्कि अवाष्पशील घटक युक्त विलयन में राउल्ट का नियम ही होता है। यहां आप पूछ सकते हैं सर दोनों में अंतर क्या है। अगर दोनों ही घटक वाष्पशील हैं
तो यहाँ पर मान लीजिए ये घटक ए है, ये घटक बी है, तो यहाँ पर इन दोनों का ही वाजदाब होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही विलयन अवाशल घटक युक्त है तो उसमें केवल एक घटक, जो कि आपका, जैसे कि अगर मैं कहूँ विलय बी है और विलायक ए है, तो केवल यहाँ पे जो विलायक है उसके लिए ही आप आंशिक वाजदाब की बात करते हैं। तो चाहे आपसे वो पूछे राउल्ट के वासदाव के अवनवन नियम लिखिए, या इसके लिए व्यंजक साबित कीजिए, या राउल्ट का नियम लिखिए, आपको बताना एक ही नियम है, कोई भी अलग सा नियम नहीं बताना। अब इसी नियम का जो व्यंजक साबित करना है, इसको हम अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अब ये भी हम देखा, मान लीजिए कोई अवाशशील घटक युक्त है, एक विलयन है जिसमें जो हमारा द्रव है या वाशशील घटक है, उसका आंशिक वासदाब मान लीजिए पी ए हो, उसके मोलों की संख्या, या उसका सॉरी उसका मूल अंश जाई ए हो, तो हम लिख सकते हैं राउल्ट के नियम अनुसार घटक ए का आंशिक वासदाब समानुपाती घटक ए का मूल अंश। हम सब जानते हैं कि अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आता है और साथ में आता है एक नेतांक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी विलयन में उपस्थित सभी घटक के मूल अंशों का योग हमेशा एक होता है। अब चूंकि यहां पर हम घटक बी की बात नहीं करते, तो मैं घटक बी को 0 मान लेता हूं, तो घटक ए का जो मूल अंश आएगा वो एक आने वाला है। अब इसी वैल्यू को मैं रखता हूं जाई ए में, तो मुझे प्राप्त होता है पी ए बराबर के इंटू 1। अब यहाँ पे बच्चों सवाल ये है कि जब हमने अभी कहा कि इस विलयन में घटक भी है ही नहीं, मतलब अवाशवीय घटक है ही नहीं, तो मैं इसको आंशिक वाजदाब क्यों कहता हूं? मैं इसको शुद्ध वाजदाब कह सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ पी नॉट ए बराबर के। अब इसी के की वैल्यू को मैं रखता हूं इस समीकरण में, तो मेरे पास निकल के आता है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जाई ए। कहीं कहीं पर इसे भी राउल्ट का नियम कहा गया है कि किसी घटक का आंशिक वाजदाब उस घटक के शुद्ध वाजदाब तथा उस घटक के मूल अंश का गुणनफल होता है। इसकी आप चाहें तो इसे भी राउल्ट का नियम बना के लिख सकते हैं। ये दोनों ही राउल्ट का नियम है, लेकिन ये राउल्ट के नियम का एक संशोधित रूप है जो कि अभी अभी हमने ड्राइव किया है। ठीक, मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन में सेम ही है, राउल्ट के वासुदाब का अवनवन नियम लिखिए, जो कि मैं आपके पहले बोल चुका हूं कि निश्चित तापमान पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वासुदाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। घटक ए है तो ए लिख दीजिए, बी है तो बी लिख दीजिए, ठीक है। वो एक ही ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब की थ्योरी एक ही है, और सबके लिए जो डेरिवेशन आएगी वो भी सेम ही आएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राउल्ट के नियम की दो सीमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, तो हम यहाँ पर राउल्ट के नियम की दो सीमाएं आपको बताते हैं। पहली सीमा क्या है कि राउल्ट का नियम केवल तभी काम करता है जब दो पूरी तरह से आपस में मिलने वाले, मतलब पूर्णतः मिश्रणीय द्रव आपस में मिलते हों और एक वास्तविक विलयन बनाते हों। ठीक है बच्चों। और दूसरा, राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयनों पर लागू होता है, शांत विलयन पर लागू नहीं होता। और बच्चों साथ में हम इसका एक और सीमा बता देते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये नियम लागू होता है केवल तब जब हमारा विलयन अवाष्पशील घटक युक्त होता है।
यहाँ 2 सीमाएँ पूछी गई थी, लेकिन हमने आपको 3 सीमाएँ बता दी हैं। जो भी आपको अच्छी लगे, आप इनमें से 2 सीमा याद कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि आदर्श विलयन क्या होता है? उदाहरण दीजिए। तो बेटा अभी-अभी हमने पढ़ा राउल्ट का नियम। तो हम जानते हैं कि आदर्श आदर्श चीज़ें वो होती हैं जो कि हर एक बात की का पालन करती हैं। उसी तरह से अगर कोई विलयन तापमान और सांद्रता टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इनकी सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। मतलब तापमान चाहे कुछ भी हो, सांद्रता चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो बच्चों उसको बोलते हैं आदर्श विलयन। एग्जाम्पल मैं यही देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 1 मार्क्स में अलग से ही पूछा जाता है और साथ में तो पूछा गया भी है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमारे पास एक है और आप एक एग्जाम्पल याद रखिए। बेंजीन प्लस टॉलुइन। बच्चों बेंजीन प्लस टॉलुइन को लेके बोर्ड में एक हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया है जो कि हम आपसे बाद में डिस्कस करते हैं। अब अगला प्रश्न है आदर्श विलयन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां लिखिए। तो बच्चों आदर्श विलयन के लिए परिस्थितियां तो वैसे 5-6 हैं, लेकिन हमें उन सभी परिस्थितियों की बात नहीं करनी, क्योंकि आखिरी की 2 परिस्थितियां आदर्श विलयन के लिए और अनादर्श विलयन के लिए सेम रहती हैं। तो केवल हम उन्हीं परिस्थितियों की बात करेंगे जो कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अलग-अलग होती हैं। जैसे कि पहली परिस्थिति क्या बोलती है कि आदर्श विलयन का पालन अब चाहे वह घटक हो, जैसे मैंने लिख के दिखाया था आपको पीए, पीबी, चाहे आपका विलयन बनने के बाद कुल दाब हो। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे घटक हो, चाहे विलयन हो, ये सभी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे और मैंने आपको बताया था कि राउल्ट का नियम क्या था? पी ए बराबर पी नॉट ए ज़ाई ए, पी बी बराबर पी नॉट बी ज़ाई बी और पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। अच्छा ये है पहली परिस्थिति कि राउल्ट के नियम का पालन होना ही चाहिए, चाहे वो घटक की बात चल रही हो, चाहे बात हो विलयन की। अब यही अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो बच्चों ये परिस्थिति बन जाती है अनादर्श विलयन के लिए। हम बात करते हैं दूसरी। जब भी आप 2 द्रव को मिलाएंगे, जब हमने द्रव ए और द्रव बी को मिलाया, तो इस बात को याद रखिए, इनको मिलाने के बाद जो आयतन में चेंज डेल्टा वी आने वाला है वो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि 2 द्रव को मिलाने पर आयतन में बदलाव होगा ही नहीं। और इसी तरीके से तीसरी परिस्थिति कहती है कि जब आप 2 द्रव को मिलाएंगे आपस में, या 2 घटकों को आपस में मिलाएंगे, तो इनके बीच में जो एंथैल्पी में चेंज आता, एंथैल्पी में परिवर्तन होता, वो भी 0 होगा। इसका मतलब है कोई बदलाव आएगा ही नहीं एंथैल्पी में भी। ठीक है? चौथा प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं, सॉरी, चौथी जो यहाँ पे जैसे क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, या ऐसे गुण भी आप इनको कह सकते हैं, वो ये है कि घटक ए के मध्य में जो अंतर आणविक बल है वह घटक बी में जो अंतर आणविक बल है वो हमेशा समान होने चाहिए विलयन के कणों के बीच में पाए जाने वाले अंतर आणविक बल के। अब अगर यदि आपको इन्हीं परिस्थितियों को अनादर्श विलयन के लिए बात करनी है तो यहाँ पे आप इसको इक्वल नोट कर सकते हैं और ये बन जाएंगी आपके लिए अनादर्श विलयन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां। अब बच्चों हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक्स है। आदर्श विलयन के लिए मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच और डेल्टा वी का मान कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका मान होता है 0। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न है अनादर्श विलयन। तो चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन वह है जो सभी तापमान पर और सभी सांद्रताओं पर पालन करता है
राउल्ट के नियम का। अब बच्चों, जो पालन करता है वो आदर्श है, और जो पालन नहीं करेगा उसे हम बोल देंगे अनादर्श विलियन। यहाँ पे एक खास बात याद रखें आप कि अनादर्श विलेन जो होता है, संभव है कि वो राउल्ट के नियम से अधिक विचलन दिखाता हो, या ये भी हो सकता है कि वो राउल्ट के नियम से कम विचलन दिखाता हो। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, धनात्मक विचलन के रूप में और ऋणात्मक विचलन के रूप में। अच्छा, यहाँ पे हमने उदाहरण की बात करी है, तो यहाँ उदाहरण में हम ले सकते हैं एथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल और भी है, लेकिन वो अगले प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यवहार से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलेनों का उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी विलयन तापमान और सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अब अगर पालन नहीं करेगा तो क्या कर सकता है, या तो ज्यादा या फिर कम। अगर ज्यादा विचलन दिखाएगा तो उसको हम बोल देंगे धनात्मक विचलन, और यही अगर कमी की बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। तो सीधे सीधे मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये बोर्ड में पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन संभावना है कि इस साल धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाए। तो बच्चों, धनात्मक में एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ एथेनॉल प्लस एसीटोन। अब मैंने इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल रखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। एथेनॉल की जगह में कर दूंगा बस क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। मैंने एसीटोन को दोनों जगह सेम रखा है। ठीक है बच्चों, हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है हेनरी का नियम लिखिए। तो बच्चों, हेनरी का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बोर्ड में बहुत बार 1 मार्क्स में और कभी कभी 3 मार्क्स में ही पूछा गया है। यदि हेनरी के नियम के साथ साथ इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं तो फिर ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। हम फिलहाल बात करते हैं कि हेनरी का नियम क्या था। हेनरी का नियम सिर्फ इतना कहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने किसी भी द्रव के अंदर कोई गैस मिला दी, इस प्रकार से प्राप्त हमारा विलयन होगा गैसीय विलयन। सॉरी, गैस का द्रव में विलयन। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये कैसे पता लगे कि कितनी गैस द्रव में घुलने वाली है, इसी के लिए हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। ये नियम क्या कहता है कि निश्चित तापमान पर, याद रखिए तापमान जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको निश्चित लेते हैं, निश्चित तापमान पर किसी विलयन में उपस्थित, उपस्थित कह दीजिए, घुली कह दीजिए, गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब भी कह सकते हैं, या फिर वाष्प अवस्था में गैस का दाब भी कह सकते हैं। आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, इसको अगर मैं गणितीय रूप में लिखना चाहूं तो उससे गणितीय रूप में इसको यहां लिख सकता हूं। हेनरी का नियम दोबारा से, किसी विलयन में उपस्थित या किसी विलयन में घुली गैस का आंशिक वाष्प दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं
तो यहाँ पे एक नेतांग आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं एच, और बच्चों इस नेतांग को हम बोलते हैं हेनरी नेतांग या हेनरी कांस्टेंट। अब साथ में इसके अनुप्रयोग भी पूछे गए हैं। तो बच्चों इसके 3 अनुप्रयोग हैं, आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। पहला है, हम सब जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, जैसे ही हम इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो बहुत फिस के साथ एक गैस बाहर आती है। हम सभी को पता है कि वह गैस CO2 होती है। CO2 जो कि एक गैस है, उसको जब हम द्रव में मिला रहे हैं, तो वो गैस बहुत सही तरीके से गैस के अंदर बहुत सही तरीके से उस द्रव के अंदर मिल पाए, तो इस बात को श्योर करने के लिए दाब अधिक करा जाता है, दाब ज़्यादा लगाया जाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि शीतल पेय में हेनरी के नियम का उपयोग होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात आती है, जब गोताखोर बहुत गहरे समुद्र में जाते हैं, तो वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। लेकिन बच्चों वो केवल ऑक्सीजन नहीं होती, उसके साथ साथ नाइट्रोजन का मिक्सचर भी होता है। जब वो धीरे धीरे जाते हैं, बहुत गहराई में जाते जाते हैं, तो गहराई में जाते जाते जो दाब होता है वो बढ़ता जाता है। अब अभी चूंकि हमने पढ़ा हेनरी का नियम, जब दाब बढ़ेगा तो गैस की वरीयता भी अधिक हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन गैस थी उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लड में घुल जाएगी। लेकिन वो जो नाइट्रोजन था उसका तो कोई काम ही नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती, प्रॉब्लम आती है तब जब वह गोताखोर वापस आएगा। तो वापस आने के बाद चूंकि ऑक्सीजन तो सांस लेने में और श्वसन की क्रिया में इस्तेमाल हो चुकी होगी, लेकिन जो नाइट्रोजन होगी वो जैसे जैसे हम जैसे जैसे गोताखोर सतह पर वापस से आता है, दाब कम होने लगता है। दाब कम होने के कारण नाइट्रोजन रक्त से बाहर निकलना चाहती है, वह बाहर निकल नहीं पाती और रक्त में बन जाते हैं नाइट्रोजन के बुलबुले। बच्चों इस स्थिति को बोला जाता है बैंड्स। ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होती है, यहाँ तक कि ये फर्टिलिटी भी कॉज करती है। मतलब ये उस गोताखोर की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इससे बचने के लिए याद रखिए, इससे बचने के लिए उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद जो हम देख पा रहे हैं, हमारा तीसरा बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण हमारा जो लेक्चर है बीच में 15-20 सेकंड के लिए छूट गया था। तो बच्चों हम आपसी अपने आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। इसको बच्चों मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। तो उसमें हम कहते हैं, जैसे हम देखा है कि जैसे हम लोग या पर्वतारोही बहुत पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो पता है पहाड़ों पर चूंकि जो दाब होता है बहुत कम होता है, तो वहाँ पाई जाने वाली ऑक्सीजन पहले ही कम होती है और वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में बहुत अच्छे तरीके से घुल नहीं पाती, जिस कारण हमें चक्कर भी आते हैं, मितली भी आती है और हम सही प्रकार सोच नहीं पाते। इस बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया भी कहते हैं बच्चों, और एनोरेक्सिया भी कहते हैं, दोनों ही नाम है इसके। ठीक है बच्चों, ये हमने बात कर ली हेनरी के नियम की प्रयोग की, अनुप्रयोग की, सॉरी। अब यहाँ एक क्वेश्चन बोर्ड में आया है, 2-3 बार आ रखा है वैसे तो। किसी गैस की द्रव में विलेयता डैश के समानुपाती होती है। यहाँ पे डैश है बच्चों दाब। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारे 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और यहाँ हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं।
आशा है कि आपको मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, ताकि हमको अपनी जो भी गलतियाँ और कमियाँ हैं, वो पता चल सके और आगे के लिए ये एक हमारा फीडबैक तैयार हो सके। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी अपने बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और इसके साथ ही अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप इस सामने दी जाए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए।